नमस्कार, आदाब। आलमी टीवी की ख़ास पेशकश हम भारत के लोग नज़रिया देश का। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे कि भारत में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर जो अवाम में जो रुझान पैदा हो रहा है, अवाम में जो अवाम शिकार है कि उनके अंदर लीडरशिप नहीं पैदा हो रही है, कोई मुस्लिम लीडरशिप इस तरह से वजूद में नहीं आ रही है जो मुसलमानों के मसाइल को, जो उनके मुआशी, समाजी, उनके शैक्षणिक मसाइल, उनके तालीमी मसाइल, उनको इशू बनाए, उनको सरकार के ज़रिए हल कराने की कोशिश करे, उनके मसलों का हल तलाश करे। तो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर मुसलमानों में जो मायूसी पैदा हो रही है, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और सीनियर सहाफ़ी, साबिक़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र अज़ीज़ बरनी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं कि उन्होंने उर्दू अखबारात को, ख़ास करके मुसलमानों की आवाज़ों को जो उठाया, आवाम के बीच में उन्होंने जो उर्दू अखबारात को मकबूलियत दी, जो उर्दू अखबारात आज़ादी के बाद से जो मकबूलियत नहीं मिली थी, वो अज़ीज़ बरनी साहब की आवाज़, उनकी तहरीर के ज़रिए से उर्दू अखबारात को वो मकाम मिला। हम उन्हीं से इस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम लीडरशिप वजूद में नहीं आ रही है। 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप आखिर क्यों नहीं सामने आ रही है। तो हम अज़ीज़ बरनी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी के 70 साल गुजर चुके हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी लोगों में ऐसी मायूसी मुस्लिम लीडरशिप को लेकर क्यों है कि कोई मुस्लिम लीडर इस तरह का नहीं आ रहा जिस पे मुसलमान पूरी तरह से एतमाद कर सकें, उसके साथ आगे बढ़ सकें, उनके मसाइल को वो उठा सकें। देखिए, तक़सीम वतन के बाद मुल्क को चलना था जमहूरी क़दरों पर, डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, सेकुलरिज्म पर। तो मुसलमानों का एतबार था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस तरह का है उसमें किसी की आवाज़ भी दबाई नहीं जाएगी, चाहे वो दलित हों या मुसलमान हों। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कास्ट का एक लीडर सामने आए। मुसलमान उस वक्त बेपनाह डरा हुआ था, क्योंकि तक़सीम वतन का इल्ज़ाम मोहम्मद अली जिन्ना के सर डालकर पाकिस्तान एक अलग मुल्क की शक्ल में सामने आ गया था। मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। कब से चाहते थे, क्यों चाहते थे, इसके लिए तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा। वो इब्तदा में कांग्रेस के साथ थे, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे। पाकिस्तान आखिरी शक्ल में उनकी मजबूरी थी। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना होगा। तक़सीम वतन के मौके पर जब प्रपोजल पहुंचा महात्मा गांधी के पास, तो 3 नाम उनके सामने आए जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल का नाम खारिज किया और तजवीज़ पेश की कि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू बारी बारी से मुल्क पर हुकूमत कर लें। उनकी ये तजवीज़ नामंजूर की गई। नतीजे में एक अलग मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में मोहम्मद अली जिन्ना को मिला। अब अगर उस वक्त ये देखा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के कायद की शक्ल में मौजूद थे, मुसलमानों के लीडर की शक्ल में मौजूद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमानों के लीडर की शक्ल में मौजूद थे, तो जिन्ना के अलग होते ही मौलाना आज़ाद तन्हा रह गए। मैं मानता हूँ उस वक्त जब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी, हिंदुस्तान का बेशतर मुसलमान पाकिस्तान चला जाना चाहता था। उनकी तकरीर ने बंधे हुए बिस्तरों को खोलने के लिए मजबूर कर दिया। और उनका चेहरा देखकर, पंडित नेहरू का चेहरा देखकर, महात्मा गांधी का चेहरा देखकर, सेकुलर आइन देखकर, डेमोक्रेटिक पैटर्न देखकर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहा। अब सवाल अब पैदा होता है लीडरशिप का। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों ने अपना लीडर तस्लीम किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना लीडर तस्लीम किया। लेकिन ये सच्चाई उसी वक्त सामने आ गई जब तक़सीम वतन के बाद पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ियों में हिंदुओं की लाशें होती थीं और दिल्ली की जामा मस्जिद पर मुसलमानों को कुत्ते और बिल्लियों की तरह काट कर फेंक दिया गया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडियाज़ विंस फ्रीडम में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन हालात के बाद सरदार पटेल से शिकायत की। सरदार पटेल ने यह कहा कि पहल मुसलमानों की तरफ से हुई है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंटरवीन किया कि आप ज़रा बताएं
मुसलमानों की तरफ से पहल कहाँ और कैसे हुई है, तो वो उन्हें ले गए जहाँ हथियार रखे हुए थे, जिनसे मुसलमान हमलावर थे। क्या थे वो हथियार? किचन में काम करने वाले छुरी कांटे वगैरह। तंजिया अंदाज में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पटेल, अगर यही वो मौलिक हथियार हैं तो क्यों ना तुम इन्हें अपनी फ़ौज को दे दो। महात्मा गांधी से शिकायत की। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और उनके अनशन से नाराज़ सरदार पटेल मुल्क से बाहर चले गए। ये उस वक्त के हालात थे जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमानों के लीडर थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ ये साबित हो गया कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद मुसलसल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, यहाँ तक भी लगा। लेकिन राजीव गांधी के दौर में ये समझ में आने लगा, इंदिरा गांधी के दौर में भी इमरजेंसी का जो पीरियड था वो ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने वाला था। अगर आपको याद हो, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, सत्ता के 3 दलाल, ये उस वक्त का नारा था जब जबरिया मुसलमानों की नसबंदी का एक अभियान चला था। उसके बाद शाबानो केस को लेकर राजीव गांधी से नाराज़ थे। शिलान्यास को लेकर, ताला खुलवाए जाने को लेकर एक बार वीर बहादुर सिंह थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नारायण दत्त तिवारी थे। तो यहाँ तक आते आते मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत महसूस होने लगी थी और ये लगा था कि जिस सेकुलर क़यादत पर हम भरोसा करके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अक्सरियती फ़िरक़े की तरफ जब जब ऐसे मौका होता है तो उसका रुझान उधर चला जाता है। सैयद शहाबुद्दीन मुसलमानों के लीडर की शक्ल में सामने आए। उन्होंने एक हद तक इस खला को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट थे, एरोगेंट थे। पॉलिटिशियन से ज़्यादा उनके जहन में ये सब था कि किस तरह सियासत को अपने इर्द गिर्द रखा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की खोज थे सैयद शहाबुद्दीन, IFS थे, वो उनको सियासत में लेकर आए थे। तो कमोबेश मुस्लिम पॉलिटिक्स ने उस वक्त एक हिंदू पॉलिटिक्स को जन्म देने का बड़ा काम दिया। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने की वजह कहीं ना कहीं सैयद शहाबुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब, ज़फ़रिया जिलानी साहब, यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो लोग थे, वो कहीं इसके अंदर वही सोच जो हिंदू महासभा के बाद मुस्लिम लीग बनने के शक्ल में 1901 में बनी थी हिंदू महासभा और 1906 में मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के बनने के बाद ही हिंदू महासभा कामयाब हुई। इसी तरह से पहले इलेक्शन में 1952 में भी जनसंघ के नाम से भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन 2 मेंबरान पार्लियामेंट से वो आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जैसे ही सैयद शहाबुद्दीन और ये उस सोच के लोग आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला। सबसे बड़ा रोल प्ले किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, आरिफ मोहम्मद खान ने, अरुण नेहरू ने, जो राजीव गांधी की कैबिनेट से अलग होकर जन मोर्चा बनाए थे। यहाँ आकर एक ऐसा खला पैदा हुआ कि हिंदू वर्सेस हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदुत्व, एक हार्ड हिंदुत्व। चूँकि उस वक्त सत्ता में आना था विश्वनाथ प्रताप सिंह को, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और सरकार बनाई। यहाँ तक आते आते मुस्लिम लीडरशिप का कोई नाम नहीं रह गया था। इससे आगे की बात करें, आपका सवाल ऐसा है जिसके बारे में बहुत कुछ कहना पड़ेगा, बीच में आपको टोकना हो तो। तारीख बता दी। मैंने ये बस आपसे जानना चाहा था कि मुस्लिम लीडरशिप का जो खला है, हाँ, वो कहीं से पूरा होता हुआ नहीं दिखता। वजूहात नहीं जानेंगे तो, हाँ, वजूहात नहीं जानेंगे भी बता दी तो खला कैसे पूरा करेंगे? इसी में एक सवाल और मैं आपसे ऐड कर देता हूं कि क्या इन सब चीज़ों ने, जो वजह आपने बताई है, इन सब वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि मुसलमान अब 2म दर्जे का शहरी बन गया है? नहीं, मुसलमान 2म दर्जे का शहरी न पहले था न आज है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दलित भी दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, बैकवर्ड भी दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, और वो पंडित और ठाकुर भी
दूसरे दर्जे के शहरी हैं जहां वो मसाइल का शिकार है। मुंबई से लॉकडाउन के बाद में जो लोग मजदूरी कर रहे थे उन इलाकों में, जब वो पैदल चलकर अपने घरों में पहुंच रहे थे तो क्या वो लोअर कास्ट के थे? क्या उनमें कोई ठाकुर नहीं था? क्या उनमें कोई पंडित नहीं था? खुद आज आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो कितने 32 साल 34 साल क्या कहते हैं, इसको जाने दीजिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ साल भी भीख मांगकर गुजारा किया है तो इसे आप क्या कहेंगे? आपके ठाकुर अजय बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, खुद इनका कहना था कि ये अपने माँ बाप के घर भीख मांगने के लिए पहुंचे थे। तो क्या आपने सेकुलर लीडरशिप की बात की थी। सेकुलर लीडरशिप ने आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों को धोखा दिया। जो मानना है मुस्लिम कौम का, मुस्लिम समाज का, कि सेकुलर लीडरशिप ने सिर्फ वादे किए, उनसे धोखा नहीं उनके कहेंगे, वादों को पूरा नहीं उन्होंने किया। अपना मतलब हल किया जी, इसमें धोखा वो अगर वोट हिंदू बैंक को के तौर पे धोखा अगर इस्तेमाल हिंदू किया। को देने की मुसलमानों जरूरत का है ये तो वो हिंदू मानना को है, देंगे। मुस्लिम कौम का। धोखा मुसलमान को देने की जरूरत है जी। तो वो मुसलमान को देंगे। मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप के बारे में सोचा ही नहीं। वजह मैंने आपको बता दी जी, जी। कि इस आज के इस डेमोक्रेटिक सेटअप में मुसलमान अपना लीडर किसी को बना ही नहीं सकता। बना ही नहीं सकता। मुसलमान वो लीडर बना सकता है जो दूसरी कौम के साथ मिलकर चले। जैसे यादवों ने मुसलमानों को साथ लिया तो हुकूमत बनी उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। दलितों ने मुसलमानों को साथ लिया तो मायावती की हुकूमत बनी। जाटों ने मुसलमानों को साथ दिया तो चौधरी चरण सिंह की हुकूमत बनी। ठाकुरों ने मुसलमानों को साथ लिया तो चंद्रशेखर और वीपी सिंह की हुकूमत मिली। अकेला ठाकुर भी नहीं था, अकेला पंडित भी नहीं था, अकेला जाट भी नहीं था, अकेला जाटो भी नहीं था, अकेला यादव भी नहीं था। इसी तरह मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा कि दूसरे को साथ लेकर चले। हम जनूबी हिंद के बजाय अगर शुमाली हिंद का रुख करें तो ख़ास करके देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में हो या मुआशी हालात की बात करें, हम इकोनॉमिक उनके स्टेटस की बात करें तो वो ज़्यादा बुरी स्थिति में है। सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई थी 2007 में, भी उसको नाफिज करने की बात हो रही थी। उसमें भी मुसलमानों को दलितों से भी बैकवर्ड दिखाया गया है। आपकी उस पर कई तहरीर भी देखी है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या इसमें मुस्लिम समाज की भी गलती है? देखिए, मुस्लिम समाज अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करे। तालीम की तरफ उसका रुझान बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि तालीम याफ्ता कम है। अभी यूपीएससी के रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि पहले से बेहतर नतीजे हैं। उसका ड्रॉबैक क्या है, उसकी मजबूरी क्या है? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके नौजवान निकलना चाहते हैं, निकलते हैं, तो टारगेट किया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। जब जामिया के नौजवान इस बार भी सबसे ज़्यादा अगर यूपीएससी में आईपीएस का एग्ज़ाम पास किए हैं तो वो जामिया से रिलेटेड हैं। जामिया को फिर टारगेट किया गया है। अभी 4 दिन पहले भी जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका ताल्लुक भी बटला हाउस, आपको याद होगा, वो नौजवान आजमगढ़ से यहाँ आला तालीम हासिल करने के लिए आए थे। तो ये जो उनके साथ दिक्कतें हैं कि खुद को बचाना, सेल्फ डिफेंसिंग में उसकी इतनी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं कि फिर वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरी बात ये कि ये तो एक बड़ी जॉब है यूपीएससी के जरिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, लेकिन इसके बाद प्राइवेट जॉब्स में, गवर्नमेंट के एवरेज जॉब्स में उसको बहुत कम मौका मिला है। सीके जाफ़र शरीफ के ज़माने में रेलवे में कुछ अच्छी मुलाजमतें मिली, लालू प्रसाद यादव के ज़माने में कुछ बेहतर पोजीशन रही। इसके अलावा कोई एक मौका ऐसा याद नहीं आता जब मुसलमानों को ज़्यादा नौकरियां मिली। मुलायम सिंह यादव का ये कहना ज़रूर था, पुलिस में कुछ मौके मिले, कुछ टीचिंग में, मतलब ट्रांसलेटर के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में उनको मौका मिली, उर्दू टीचर्स का मौका मिला। मुस्लिम समाज में भी अक्सर ये बातें निकल कर आती हैं कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से उनकी नुमाइंदगी नहीं है। चाहे वो हम लोग अगर लोकसभा की बात करें, जो स्टेट्स की लोकसभाओं में भी मुसलमानों की जो परसेंटेज है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी देख लें, आपको देखेंगे कि मुस्लिम समाज का वो प्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब उतने नुमाइंदे उनके चुन के नहीं आ पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये भी एक वजह बनती है क्योंकि मुस्लिम जब हम बात करते हैं मुसलमानों को हर तरह से मजबूत किया जाए, उनको एजुकेशन से लेके एम्पावरमेंट तक उनका किया जाए, तो लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता। बाज़ इलाकों में आप बहुत सी पार्टियों को देखेंगे मुसलमानों को टिकट नहीं देती, तो कैसे लीडरशिप निकल के आएगी? देखिए, दलित की तरह मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है। जिस तरह पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में दलितों की सीटें रिजर्व हैं,
उनके 135 के आसपास पार्लियामेंट में मेंबर चुनकर पहुंचते हैं। मुसलमानों के साथ ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। मुसलमान को इस जहनीत से अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा कि मुसलमान का वोट मुसलमान को, यानी मुस्लिम लीडर को या मुस्लिम कैंडिडेट को। जब वो मुस्लिम कैंडिडेट को सामने रखता है तो किसी एक पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट उसके सामने नहीं होता है। अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी का भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा, एलजेपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा, जेडीयू का भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा। एक मुस्लिम पार्टी वहाँ से अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट होगा। तो मुस्लिम वोट तो हर जगह बटेगा। जब हर जगह बटेगा तो उस बंटवारे में मुस्लिम असेंबली में कितने पहुंच पाएंगे? जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं वहाँ भी 3 या 4 खाने का वोट का बंटवारा होगा। तो उन्हें पार्टी के साथ, सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ना है, ऐसे लीडर के साथ जुड़ना है जो दूसरों के साथ ही चल सके। जो एकला चलो की नीति पर चलेगा वो आपको अलहदा कर देगा, क्योंकि अब आप जिन्ना की तरह एक और पाकिस्तान बनाने के बारे में नहीं सोच सकते। सेकुलर पार्टियों ने ही तो मुसलमानों को अब तक धोखा दिया, अंधेरे में रखा कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों से जो वादे किए कम्युनल पार्टियों ने धोखा नहीं दिया, वो पूरे नहीं किए गए। और एक चीज़ और मैं, सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी थी मुस्लिम लीग, धोखा देकर चली गई हिंदुस्तान के मुसलमानों को, न साथ लिया न यहाँ साथ रहे। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने हुकूमत की, लेकिन कांग्रेस ने भी सिर्फ मुसलमानों को ठगा। सर पे ठीक रहा फोड़ देने से काम नहीं चलेगा। आज कांग्रेस नहीं है, आज हालात बहुत बेहतर हैं। आज सेकुलरिज्म को दफन किया जा रहा है। आज बहुत खुश हैं। बुनियाद तो रखी हुई उन्हीं की है। ये सब बेकार की बातें हैं कि बुनियाद उनकी रखी हुई है। बुनियाद आज़ादी के दौर में रखी गई थी, जिसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। सरदार पटेल भी उसमें थे, महात्मा गांधी भी उसमें थे, आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उनमें थे। तो ये फाउंडर हैं, तो यही बुनियाद रख के गए थे जनसंघ। हिंदू महासभा तो 1901 में बनी थी, तब ये सबके सब मौजूद। लेकिन परवान तो इनके दौर में चढ़ रही है, इन्होंने छूट दी, इनको बढ़ने दिया तो ये परवान चढ़ा। मतलब आप उनके 1901 से लेकर 2020 तक की प्लानिंग पर बात नहीं करेंगे आप। वो 119 बरस तक वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोचते रहे, अमल पैरा रहे। उन्होंने सन्यासी अपने यहाँ बनाए, शादियाँ करने से मना किया, जंगलों में रहने के लिए कहा, हर शोबे में उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली। ये सब बेकार है, ये सब कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस ने कराया सारा कुछ। एक मुस्लिम समाज का एक और इल्ज़ाम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया हैं उनको सीट रिज़र्व कर दिया जाता है, उसको इस तरह से तकसीम कर दिया गया है। ये तकसीम आज नहीं हुई है, जाहिर है पहले की तकसीम हुई है। ऐसा बांटा गया है कि मुसलमानों का वोट बटे, मुस्लिम वोट मुसलमानों के नुमाइंदे चुनकर ना आए। इसके पीछे भी एक मुस्लिम समाज का ये मानना है कि इसके पीछे भी एक तरह की साजिश है, एक कोशिश है ऐसी। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे इल्ज़ाम आप कांग्रेस के और सेकुलरिज्म के सर रख दीजिए। मैं किसी के सर नहीं रखने की बात कर रहा हूँ जी। आज रखा जा रहा है जी, रख दीजिए। अब 6 साल से तो खुश है ना आप, ना कांग्रेस है ना सेकुलरिज्म है। आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी भी खत्म होती जा रही है, लोकतंत्र भी खत्म होता जा रहा है। तो अब तो कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए ना, कि सारे गुनाह कांग्रेस ने किए, दफन हो गए, सारे गुनाह सेकुलरिज्म ने किए, खत्म हो गया। अब तो खुश हो जाइए ना। मुस्लिम तंजीमें जो हैं यहाँ की, मुस्लिम जमातें हैं, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो, आप जानते होंगे उसकी बुनियाद भी क्यों रखी गई थी, और जितनी तंजीमें हैं, चाहे वो ये हो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन सब की तरफ से भी जो एक चीज़ आती है कि इन्होंने मज़हब की शनाख्त की हिफाजत की, मतलब मुस्लिम समाज के पहचान की, उसकी शनाख्त की हिफाजत की। मगर इन लोगों ने शनाख्त की हिफाजत करना क्या किसी समाज के मसले का हल है? उसके तमाम मसाइल उससे हल हो सकते हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी। ये काम की तकसीम थी कि ये मजहबी इदारे मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे, सियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं थे। फिर सियासत कौन करेगा अगर इन इदारों ने? इनमें से किसने सियासत की? मौलाना हुसैन अहमद मदनी लोग पार्लियामेंट में रहे, राज्यसभा में, लोकसभा का इलेक्शन पे लड़ा, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद ने कभी अपने आप को एक सियासी पार्टी डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इनका ये भी मानना है कि अगर ये सियासत नहीं करेंगे तो मुसलमानों के बीच मेन स्ट्रीम में आकर कैसे उनके मसाइल, मुस्लिम मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? मुस्लिम मसाइल, देखिए मैंने कहा था कि हर एक के काम की तकसीम। मैं सहाफ़ी हूँ, आप मुझसे कहीं सियासत के बारे में नॉलेज रखते हैं, आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाए? हर एक का अपना एक काम है भाई। मैं मदद कर सकता हूँ सेकुलरिज्म के लिए, मदद कर सकता हूँ मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए, सेकुलर मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए एज ए जर्नलिस्ट।
क्यों ज़रूरी समझते हैं। इसी तरह से हमेशा साथ दिया है जमीयतुल उलमा हिंद ने सेकुलर मुस्लिम पॉलिटिक्स का, हमेशा साथ दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिस मजहबी मामलात के लिए है, सियासत के लिए नहीं है। जमात इस्लामी लिटरेरी वर्क करती रही है, लेकिन ठीक है, जब कोई सियासत में सियासी उनकी बात आती है तो उसमें उनका बयान तो फौरन आ जाता है। अगर सियासत से बयान उनका देना कोई है। लेना देना आज नहीं पर है। किसी पान की दुकान पे आप नुक्कड़ पे जाके खड़े हो जाएं और बिहार के पॉलिटिक्स पर बात करें तो वो पासवान से लेकर लालू और नीतीश के बारे में आपको बेहतरीन मालूमात देगा। नहीं सर, क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिम तंजीमों ने सियासत ना करके मुसलमानों को सियासी तौर पे कमज़ोर किया है या नहीं किया? नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मुसलमानों अपना को काम सियासी कर रहे थे, बेदारी, अपना काम कर रहे सियासी हैं। शऊर पैदा वो करें अपना काम कर मुसलमानों रहे में? थे, अपना काम कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर नहीं थोपी जा सकती। तो फिर मुस्लिम लीडरशिप पैदा कहाँ से हो, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही अरे है? आप आजम खां को यूपी के अंदर एक आजम बड़ा खां लीडर एक बनाते हैं। इलाके के आप लीडर हो कर्नाटक- जाते आप हैं। कर्नाटक में सीके मुस्लिम, जाफर जब हम शरीफ लीडरशिप को की बात करते हैं सर, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, नहीं, वो साथ पूरे थे मुल्क के समाजवादी लिए। पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर आजम खां की शनाख्त रही, कांग्रेस के लीडर के तौर पर सीके जाफर शरीफ की शनाख्त रही, सीएम इब्राहिम की शनाख्त रही कि वो देवे गौड़ा के साथ हैं। सारे मुसलमानों ने इनकी सरबराही को कबूल किया। मुझे बताइए कहाँ आप एक ही नाम ले सकते हैं कि मुसलमानों की सरबराही को आज असदुद्दीन ओवैसी को कबूल किया जैसा है? कहाँ? तेलंगाना की एक सीट पर भाई, एक सीट पर। तेलंगाना की एक सीट पर। जी। बाकी जितना पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर शोर है, ये टीआरपी है मीडिया की, ये मीडिया की टीआरपी है। अगर कंगना रनावत को बीजेपी चाहेगी कि ये हर चैनल पर दिखाई दे, तो वो मुसलमानों में एक शेरवानी वाले को दिखा देगी कि एक साड़ी वाली को दिखा दो। ये गलती किसकी है सर? ये गलती भी तो मुसलमानों की है कि इसी समाज का आदमी जाके इल्जामात लगते रहे हैं ऐसे। हाँ, दोनों प्रोजेक्टेड है। न झांसी की रानी हिंदुओं की लीडर है कंगना रनावत, न असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर है। मैं एक चीज़ सर आपसे और जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है या नहीं है? फिर आप एक लाइन में सर, मुस्लिम लीडरशिप है या नहीं है? ऐसी मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है जैसे मुलायम सिंह यादव, जैसे लालू यादव। फिर मुसलमान धोखा खाएं जैसे उन्होंने धोखा दिया? उन्होंने यादवों को धोखा दिया, मुसलमानों को तो दिया। उन्होंने यादवों को मुसलमानों को तो दिया। मुलायम सिंह यादव की तरह कोई धोखा नहीं देगा, हमेशा यही डर रहेंगे। तो आपके पास कितनी सीटें हैं, कितनी जानकारी है आपकी? सॉरी जैदी साहब, मुझे बताइए कितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं 543 में जहां मुसलमान अपने यहाँ पे जीत सकता है? मुसलमानों को बांट दिया गया ना, अरे इस यार, तरह से वो बांटा क्या गया कर दिया जमीनी गया? तौर पे क्या- ऐसा क्या कर दिया लोकसभा गया? की विधानसभा की। जैदी साहब उसको छोड़ दीजिए, क्या कर दिया गया आज की हालत पर बात कीजिए। आप क़यादत तो आज चाहते हैं ना। मैं फीसदी एतबार से कहता हूँ कि जो आप ये मुसलमानों नहीं- की पॉपुलेशन आप ये है नहीं उसके कर हिसाब सकते से कि मुसलमानों सारी को मुस्लिम सीटों को फिर से परिसीमन के बाद में मुस्लिम सीटों में कन्वर्ट कर दें। आज की पोजीशन बता रहा हूं मैं, आज की पोजीशन में 543 में 43 सीटें हैं क्या? नहीं है, 23-24 सीटें हैं, 25 सीटें हैं। चलिए 40 मान लीजिए जी, 500 तो फिर भी अक्सरियत की हैं। ले आइए अपनी लीडरशिप। क्यों नहीं है, यही तो असल सवाल है सर। साथ चलिए, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, सेकुलर साथ चलिए। सेकुलर का जो आज का जो मीनिंग है, नहीं चलना कॉन्सेप्ट है, चाहता वो पंडित, बदल गया नहीं सर। चलना चाहता सेकुलर पंडित, वो आप देख रहे हैं ठाकुर नहीं चलना चाहता दलित के साथ, ठाकुर दलित के साथ नहीं चलना हम चाहता। 1947 में जिस सेकुलर की बात करते थे, क्या आज सेकुलर उस डेफिनेशन पे आपने है? कमजोर किया है, आपने कमजोर किया है। जब आप जिसे नेता मानेंगे और वो ये कहेगा सेकुलरिज्म की जिंदा लाश को हम अपने कांधों पर रख कर नहीं चल सकते, कांग्रेस को दफन कर दीजिए, सेकुलरिज्म को दफन कर दीजिए। 2014 में जब तक आप वहाँ मौजूद थे, 12 नवंबर 2012 को आप वहाँ से अलग हुए जी। 14 में ये इलेक्शन हुआ, उसके बाद कांग्रेस को तो दफन कर दिया आपने। अब तो खुश हो जाइए ना। कांग्रेस आप तो प्राइम मिनिस्टर के बनने दफन वाले में करने तो और थे। कांग्रेस को जिताने से मुसलमानों का फायदा कहाँ हो रहा है? मुसलमानों को तो ये फायदा अपनी हो रहा है कि एनआरसी नहीं थी उस वक्त, ये फायदा हो रहा है कि बुनियाद बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ही रखी थी एनआरसी तब। की, एनआरसी ये की बुनियाद। फायदा हो रहा है कि मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारा नहीं जा रहा था। नहीं, मॉब लिंचिंग उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, अगर आपके आर्टिकल्स हैं मुसलमानों के। गिरफ्तारी शिंदे साहब जिस टाइम पे होम मिनिस्टर, टेररिज्म का मामला था, गाय का मामला नहीं था। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर खेत में नहीं थे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और आपसे सर, और जहाँ डैम थी कांग्रेस की, ये टेररिज्म के दौर में जिनका वाक़यात बता रहे हैं, सबसे बड़ा काम भी हेमंत करकरे ने उसी के दौर में किया। अभिनव भारत को सामने रखा,
हिंदू तंजीमों को सामने रखा। ये काम भी कांग्रेस के दौर में हुआ। कुछ सियासी जमातें जब मुसलमानों की एक तरह से कहें उनके मसाइल हल करने की कोशिश करती है, उनके जहन में एक चीज़ और आती है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम इम्पीचमेंट का मतलब जो मुखालिफ जमातें होती हैं उनके द्वारा। इल्ज़ाम से डर कर सियासत नहीं होती। आज प्रियंका गांधी पे, राहुल गांधी पे सियासत करने का इल्ज़ाम है, तो क्या किसी पीड़ित से हमदर्दी न करें, किसी की मिजाज पुरसी के लिए न जाएं? इल्ज़ाम लगते रहते हैं, इल्ज़ाम की परवाह कभी सियासतदान नहीं करते। जितनी गलती सर मुसलमानों को के मसाइल हल ना होने की है, उतनी ही मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समाज की तरफ से भी मसाइल कौन किसको मानते हैं? मुस्लिम मसाइल उनके एजुकेशन का मसला है, उनके तालीम का, गरीबी, बेरोज़गारी है, हेल्थ सिस्टम का मसला है। मुसलमान इलाकों में देखें आप, गलियां साफ़ नहीं हैं, उनके रोड्स नहीं बने हुए हैं जहां वो मुस्लिम इलाके। तो ये यही मसाइल हैं इनके लिए, उनको अपने लीडरशिप की ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी ने मुसलमानों को हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में जाने और रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी गंदगी आपको उन झुग्गी झोंपड़ियों में भी मिलेगी जो हिंदुओं की हैं, मुस्लिम इलाकों में भी मिलेंगी। आप यहाँ एक मुसलमान के घर में बैठे हैं ना सर, आप मॉडर्न मुस्लिम हैं, मैं उस मुस्लिम की बात करता हूँ। आप इस गली के अंदर इससे ज्यादा साफ सुथरा मकान ढूंढ के आ जाएंगे। लेकिन इस गली में आप अगर अक्सरियत मुसलमानों की कर दें तो यहाँ भी गंदगी हो जाएगी। अक्सरियत, मैं और क्या कह रहा हूं? मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर अक्सरियत मुसलमानों की कर दें तो हिंदुओं के बीच में रहने में डर नहीं लगता। लेकिन लगता है सर, लोगों को तो लगता है। मैं दिल्ली दंगे हुए आपके सामने हुए हैं, दिल्ली दंगे हुए सर। नहीं, आप मॉडर्न मुस्लिम हैं, आप मॉडर्न मुस्लिम हैं, आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, आपको कहीं पे भी जाने में रहने में डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आम आदमी, तो एहसान जाफरी नहीं मारे गए थे गुजरात में मारे गए थे, एक वो कह सकते हैं कि एक हादसा था एक तरह से। उस टाइम पे जब मूव होती है, भीड़ होती है, कहता है कि डर लगता है, तब वो मुसलमान नहीं रहता। उनके ऊपर क्या आता है, रिएक्शन क्या आता है? रिएक्शन छोड़िए, नसरुद्दीन शाह या आमिर खान कहते हैं मुझे डर लगता है, तो रिएक्शन क्या होता है? आमिर खान की बीवी ने, लेकिन बयान तो उन्हीं का माना जाएगा। एक स्टैंड रखिए, आप अपने सवालात का एक स्टैंड रखिए। मेरा बस सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप एक पहचानी, आपके एक समाज में स्टेटस है, आप जैसे लोगों के लिए, या आप जहाँ रहते हैं यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत आबादी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह का एक स्टेटस है कि नहीं है? नसीरुद्दीन शाह को टोल किया गया, बाकी उनके साथ क्या किसी ने मॉब लिंचिंग की? उनकी मॉब लिंचिंग, उसकी जो फिल्मों में हालत की, जो उसके साथ काम करने वालों ने बेइज्जत किया। आप सोचते हैं कि उसका मर्दाना है? किसी राइटर से उसका कलम छीन लेना, उसके एक फनकार से उसका फन छीन लेना, उसकी जिंदगी में उसको ख़त्म कर देना है भाई। तो क्या ये हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि अगर हम कहें कि नसरुद्दीन शाह को या आमिर खान को अगर डर लग सकता है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारा सिस्टम। हमने सिक्योरिटी फीलिंग नहीं दी। आज दलित को क्यों डर लगता है? आज 200 पुलिस वाले उसके घर को घेर कर क्यों वहां खड़े हुए? मुसलमान तो नहीं है वो। आपको यहाँ डर नहीं लगता, लेकिन आपने एक इनसिक्योरिटी फीलिंग दे दी। आपने दलितों को वहाँ बता दिया कि ठाकुर उन लोगों का जो अत्याचार करने वालों में साथ खड़े हो सकते हैं, दलितों का संगठन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर आएगा तो उससे सवाल किए जाएंगे। ये आपने सोच दे दी उन्हें। ये सोच मुसलमान के पास है, इसलिए डर लगता है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मुसलमानों को मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो अभी मौजूदा हुकूमत में है उसकी तरफ से, चाहे वो माइनॉरिटीज़ अफेयर मिनिस्टर हो मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी हर नहीं वो तो चुनावी बात थी, वो चुनाव के 2014 से पहले की बात थी। 2019 में आपने फिर जिता दिया। साथ सबका विकास भी उसी आदमी ने कहा था जिसने 30 लाख के बारे में 2019 में वो मुद्दा फिर से, ये बात सच नहीं हुई तो आपने कैसे मान लिया सबका साथ सबका विकास वाली बात सच होगी? तो हम आपकी समझ पर है। उस आदमी को अपनी सत्ता के लिए जो बोलना है वो बोलेगा। क्या कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया? फिर आप उसी तकाबुल पर आ गए। किया या नहीं सर, किया या नहीं? इतने झूठ अगर बोले हो तो आप मनमोहन सिंह के 10 साल, हम किसी हुकूमत पे इल्जाम नहीं दे सकते सर। 10 साल के मनमोहन सिंह के टेन्योर के इतने झूठ बता दीजिए। इतने क्या, 10% झूठ बता दीजिए जो 6 साल के हैं। नहीं सर, हुकूमतों पे ही सिर्फ इल्जाम अगर हम डालेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। किसकी? मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने होता है उस पर जिम्मेदारी डालेंगे या नत्थू खां पे?
तो जो लीडर किसी भी सियासी पार्टी से होते हैं, अभी हालिया दिनों में तलाक का बिल आया था जो हाँ। पार्लियामेंट में पेश हुआ था। मौलाना असराउल हक कासमी साहब दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए हैं। हाँ, उनको तलाक का मसला क्या नहीं मालूम था? किसने नहीं बोलने दिया उनको तलाक के मसले पे? तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसमें किसके खता है? इसमें पार्टी अगर नहीं बोलने दे रही है, कौन जिम्मेदार है? अभी मुस्लिम इश्यूज पर कुंवर दानिश अली ने बोला, पार्टी लीडर था बीएसपी का निकाल दिया। पार्लियामेंट में, उसको लीडरशिप से हटा जी। दिया। तो ये सारे मसले आज आपने असराउल हक साहब ने वही हिम्मत नहीं की, मरहूम, मैं उनका तस्करा नहीं करना चाहता पार्लियामेंट था। को चलाने की जिम्मेदारी होती है और हर पार्टी ये देखती है कि इस इशू पर बोलने से हमारा वोट तो कम होगा, लेकिन इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, और जिनके हक में आवाज़ उठाई जा रही है उनको भी कोई फायदा नहीं होगा। किसानों के हक में कोई फैसला हो पाया क्या? किसान एक्ट बनने पर सबने उनके हक में बोलना चाहा। घूम फिर के टारगेट करने से अगर हम ये सोचें कि हम कांग्रेस को टारगेट करेंगे तो हम बीजेपी का काम कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि किसी हुकूमत को टारगेट नहीं हम चाहते ही नहीं कि अपोजिशन हो, हम चाहते ही नहीं कि एक से ज़्यादा पार्टी हो। कल हमने कांग्रेस को चाहा था एक छत्र राज, और अब हम बीजेपी को चाहते हैं एक छत्र राज। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जीना ही नहीं चाहते, हम कमियां उसके निकालते हैं जो सत्ता में नहीं है और छोड़ देते हैं उसे जो सत्ता में है। हम जिस पर भी सेकुलर समझ के भरोसा करते हैं। सारी बुराइयां कांग्रेस में थी, अब उसे अच्छा करना था, कर दिया। मुसलमान मानते हैं सामने से वार कर रहा है, पीछे से नहीं कर रहा। जीडीपी बेहतर हो गई, व्यापारियों का हाल अच्छा है, किसानों को, मुसलमानों को पहले भी नौकरी नहीं थी, अब भी नहीं है। छोड़ दी दोनों तरफ। मुसलमानों को तो पहले भी नहीं थी, मुसलमान तो दोनों से, अरे आप सिर्फ मुसलमान के बिना पर हमारा मुद्दा ही असल वही है। हम अभी जो यहाँ भारत की जो आपको यहाँ पानी पिला रही है वो बच्ची मुसलमान नहीं है। ये इस तरह की सेटअप में हम रहते हैं कि एक मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के साथ जिंदा नहीं रह सकता, एक हिंदू सिर्फ हिंदुओं के साथ जिंदा नहीं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सर, वो एक अलग इशू है। हमारा असल मुद्दा जो है कि मुस्लिम लीडरशिप कैसे पैदा हो, ज़रूरत है या नहीं है मुस्लिम लीडरशिप की? मुस्लिम लीडरशिप पैदा कीजिए। जिस दिन आपने मुस्लिम लीडरशिप पैदा कर दी, आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र, लेकिन जिसको भी सेकुलर कह के वोट दिया जाता है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की बात पर अपना वोट चाहे, पहले उसे दफन कीजिए। हम बिहार की मिसाल ले लेते हैं सर। बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी का, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस भी साथ में थी। सेकुलर वोट उसकी तरफ गया। हाँ। सेकुलर कह के महागठबंधन हुआ सेकुलर पार्टियों का। बाद में रिजल्ट ये निकला कि 2 साल हुकूमत चली, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आके मिल गए, और सेकुलर कहाँ रह गया? फिर सेकुलर का शिराजा बिखर गया। मजबूत होते हैं आप इतने। नीतीश आज भी बीच में है। ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। जिस तरह साइडलाइन किया है बीजेपी ने चिराग पासवान को लेकर, वो कल फिर लालू प्रसाद की पार्टी। मेरा बिहार की सियासत पे नहीं है अभी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर सेकुलर की हम बात करते हैं, सेकुलर समझ के हमने वोट दिया, लेकिन वो सेकुलर बीच में ही बदल जाता है, तो कैसे रहा फिर? कम्युनल समझ के वोट दें। आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान की 30 रियासतों में 30 मुस्लिम लीडर हैं आपके पास? क्यों नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल नहीं कर सकते आप क्यों हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप जब एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं तो 30 रियासतों में 30 मुस्लिम लीडर हैं आपके पास? तो सर यही तो है कि क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो दूसरों के साथ चलना नहीं चाहते। अगर दूसरों के साथ चलना चाहते हैं, जब मुलायम सिंह और मुसलमान दोनों साथ थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं सर, इस बात से मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता। मुसलमानों ने हमेशा इत्तेहाद की राजनीति की है लोगों के साथ। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लीडरशिप की बात लोगों पर। मैं मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मुसलमान तो मजबूर है वोट देने के लिए। अगर उनको लगेगा कि आजम खान इधर है तो वो दे देगा। अगर उनको लगेगा कि मुसलमान जाफर शरीफ साहब के साथ हैं तो कांग्रेस को वोट दे देगा। उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसकी अपनी बनाई हुई लीडरशिप नहीं है। किस पार्टी के साथ जाए आप आज के दौर में? अगर हम आपकी बात मानी जाए, अगर तो किस पार्टी के साथ मुसलमान जाए आपकी नज़र में? कौन सेकुलर है? पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अलावा कोई अकेली पार्टी नहीं है। बाकी जो सेकुलर पार्टीज अलग अलग। कांग्रेस आपकी नज़र में सेकुलर है? उसकी मजबूरी है। जिस दिन वो कम्युनल हो जाएगी, वो पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे बड़ी कम्युनल पार्टी बीजेपी है। हर आदमी नंबर 1 पार्टी में जाना चाहता है, फिर नंबर 2 की सेकुलर पार्टी में कोई क्यों जाएगा? फिर तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना पड़ेगा। जब आपको सेकुलरिज्म से बेचैनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, क्योंकि ये सेकुलर है, इसकी बुनियाद ही सेकुलरिज्म है।
लेकिन पिछले जो और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में कांग्रेसी शामिल हैं, कांग्रेसी ही हैं। लेकिन छूट देने वालों में भी तो कांग्रेसी है। सेकुलरिज्म की जिसने धज्जियां उड़ाई, सेकुलरिज्म के नाम पे जिसने मुसलमानों को आज जहां लाके खड़ा कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2007 में आती है, क्यों नहीं उसको कांग्रेस ने नाफिज किया? कांग्रेस की हुकूमत थी, 70 साल काम किया है, तो 70 साल की गलतियां भी कांग्रेस के साथ ही हैं। जाहिर सी बात है। जो है वो कांग्रेस की वजह से है। मेरे साथ नज़र में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं सर कि जिसको कहा जा सकता है कि लीडरशिप ना उभरने की, चाहे कन्हैया कुमार जैसे लीडर मान लीजिए अगर हम कहें कि वो आ सकते हैं हिंदू समाज से हाँ। मुस्लिम समाज में इस तरह का अगर कोई लीडर है? सामने आता है, जैसे जिग्नेश मोवानी भी कन्हैया कुमार की तरह ऊपर बैठे थे। नहीं, मुस्लिम समाज से अगर कोई आता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है या उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे अभी ताज़ा मिसाल है आपके सामने, प्रकाश अम्बेडकर को दबा दिया गया। ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम में एक तो प्रकाश सामने नहीं अम्बेडकर को आता। दबाया गया ना। प्रकाश अम्बेडकर जो पोते हैं भीमराव अम्बेडकर के, आगे बढ़ सके कहाँ बढ़े? महाराष्ट्र में ही दबाया हर एक को जाता है। आज लाल बहादुर शास्त्री की औलाद ने उस पोजीशन में नहीं है, राजनीति में होने के बावजूद भी कोई आसानी से आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप नुक्कड़ पे पान की दुकान खोलेंगे तो पुराना पान वाला आपको नहीं चाहेगा कि आपकी दुकान वहाँ पर चलने दे। तो ये जो दबाने का मामला है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, आज जाटों को दबाया जा रहा है। भाई जो एक छत्र लीडर था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री देश का, आज उसके पोते को दबाया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है। तो दबाने का तो हर जगह है ये। अगर हम बात करें सलमान खुर्शीद की, तो आपकी नज़र में वो सेकुलर हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान वो सेकुलर नहीं है। ये मुझसे इसका जवाब चाहिए। मेरे तो दोनों दोस्त रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ आरिफ मोहम्मद खान था और एकदम मुस्लिम लीडर था, एकदम मुसलमान था, पठान है, बुलंदशहर के गाँव का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, आरिफ मोहम्मद खान। और वो उस वक्त सेकुलर हैं। उसकी मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना। उसने 20 साल से ज्यादा का वनवास भोगा है। नहीं सर, वो सेकुलर है या नहीं? 1989 में जनमोर्चा बनने तक वो सेकुलर था। 1989 में 90 मान लीजिए, 30 साल से वो एक बंद कमरे में पड़ा हुआ था। पूछा किसी ने उसको? ये तो मुसलमान किसी को भी एक गलती के लिए वो सजा देता है और 100 खूबियों को नजरअंदाज कर देता है। गलत है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की मैं आरिफ की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान एक सियासतदान है। उसने लगा कि कांग्रेस मुझे लेगी नहीं, बीजेपी मुझे गवर्नर बना सकती है, मुसलमान मुझे कुछ देंगे नहीं, चला गया वहाँ, पूजा भी कर लेगा, क्यों एतराज है? पहले सेकुलर थे, अब नहीं है। सलमान खुर्शीद हालात बनाते हैं ना, सलमान खुर्शीद हालात बनाते हैं। आज उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा सेकुलर है हिंदुस्तान की सियासत में, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, उसके बाप। तो यही असल में इसी पे आना चाह रहा था कि सर हालात सेकुलर बनाते हैं। हाँ, तो फिर क्या मजबूरी रही कांग्रेस को, जो सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ के भी सेकुलर रोल अदा नहीं किया आज तक? हाँ, भरोसा ही नहीं करेंगे लबादा ओढ़कर। ये लबादा कौन नहीं ओढ़े है? ये बीजेपी नहीं ओढ़े। बीजेपी ने तो नहीं कहा कि वो सेकुलर पार्टी है। किसने? ये कहाँ बता? वो अपने काम के लिए आई है, उसने अपना संगठन मजबूत किया, मेहनत की, आज सत्ता। मुझे एक लिंक बता दीजिए, जहाँ संविधान में सेकुलरिज्म की शपथ लिए बगैर कोई शपथ तो सभी लेते हैं, ये उस पे कायम कौन? मतलब झूठ बोल के शपथ तो सभी लेते हैं, लेकिन उस पे बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। अगर उसका एमपी सेकुलरिज्म की शपथ लेकर पार्लियामेंट में बैठ रहा है तो सेकुलर, ये भी नहीं कहता कि वो सेकुलर नहीं, तो फिर आइन को ना माने। लेकिन सेकुलरिज्म उसके किरदार से दिखना चाहिए, उसके कामों से दिखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, नहीं होते ना सर। तो नरसिम्हा राव भी सेकुलर थे, बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका बहुत बड़ा रोल था, वो भी सेकुलर थे। सिर्फ कह देना कि मैं सेकुलर हूँ, फलां है फलां नहीं है, तो इससे तो हल नहीं होता ना मसला। काम करके आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप सेकुलर हैं तो आप सभी के लिए, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लिए आप अगर आपका भरोसा किसी पे भी नहीं है, ना रीजनल पार्टीज पर, ना कांग्रेस का पर, ना बीजेपी पर, तो भरोसा है किस पर? मुसलमानों के लिए आपका क्या मशवरा है? मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम मौजूदा वक्त की बात, कई बार ये बात बता चुका हूँ, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखना है, यहाँ पर आपको एक
डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए जी। तो सेकुलरिज्म के साथ जाइए। जहां आपकी पसंद का सेकुलर लीडर हिंदू या मुसलमान आपके सामने है, उसके साथ खड़े हो जाइए। मुस्लिम तंजीमों को लेकर मुसलमानों के लिए क्या मशवरा है आपका? मुस्लिम तंजीमें जिस दिन एक्टिवली सियासत में पार्टिसिपेट करेंगी तब उनसे ये बात की जाएगी। अभी तो उनके सामने मुसलमानियत को बचाने का, इस्लाम को बचाने का, मुसलमानों को बचाने वही का, तो 70 साल से क्या सैकड़ों साल से सैकड़ों सालों से क्या यही आपको करती आ लगता है रही कि है। अब इसकी जरूरत नहीं नहीं, है? सिर्फ शनाख्त बचाना ही तो मसले का हल नहीं है ना सर। अरे सारे काम एक ही आदमी से क्यों लोगे भाई? नहीं, एक तंजीम तो नहीं है ना, सैकड़ों आपके ये तंजीमें बन गई कैमरामैन हैं, हैं, इतने इनको बड़े लाइए बड़े 1 मिनट। इंस्टीट्यूट आप जरा हैं। कैमरे पे खड़े हो जाइए, इनको बोलिए ये मेरा इंटरव्यू लें। नहीं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद है, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयत अहले हदीस, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, इतने सारे रहबर हैं इनके, इन्होंने लेकिन आपको सिर्फ ये सबकी हौसला एक ही दिया जिम्मेदारी। है जैदी साहब, इन्होंने आपको ये हौसला दिया है कि आप बैठकर यहाँ पर एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मजबूत बैकग्राउंड की भी ये वजह है। जिस दिन मसाजिद और मदारिस को ख़त्म कर देंगे, शायद आपका लिबास भी ये नहीं होगा, आपके अल्फाज भी ये नहीं होंगे, आपका अंदाज भी ये नहीं होगा। हर आदमी को, हर तंजीम को वो काम करने दीजिए जो कर रही है। ऑल इन वन नहीं हुआ करता। मुसलमानों की शनाख्त पूरी तरह से हिंदुस्तान में बहाल है। बहाल है, बहाल है। कोई खतरा नहीं है इसको। अभी मदरसे खोलने की इजाज़त नहीं मिल रही है, स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई। हामिदुल अंसारी अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, इसी अंदाज में रहे, इसी लिबास में रहे। नहीं, अभी जो है मदरसों को खोलने की इजाज़त नहीं मिली, स्कूल को खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। मदरसे के लिए डीएम को लेटर देते घूम रहे हैं। ये बारी बारी से हो रहा है। इसको इशू नहीं बना सकते कि पहले शराब खाने क्यों खोले गए, बाद में मंदिर क्यों खोले गए। आप इस पर भी बात कर सकते हैं। मंदिर की बात एक साथ नहीं, आप इस पर भी बात कर सकते हैं कि मंदिरों से पहले शराब खाने क्यों खोले गए। तो जो गवर्नमेंट शराब खाने को मंदिर पे तरजीह दे रही है, उससे आप मस्जिद पे बात करेंगे। एक आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों को मौजूदा दौर में अगर हम सेकुलर लीडरशिप की तरफ जाते हैं तो आपके हिसाब से कि मुसलमानों को अगर इस मुल्क को के जमहूरियत को बरकरार रखना है, मुल्क का क़याम जिस मकसद से हुआ था अगर उसे बरकरार रखना है, तो मुसलमानों को सेकुलरिज्म की तरफ आना होगा। ये आपका मानना है? ये मेरा नहीं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ये। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का मानना नहीं, मुसलमानों का ये मानना है कि उनके लिए कोई भी अब नहीं है, वो जिस पर भी भरोसा करते हैं सेकुलर होकर, मतलब जिस पर पूरी को भी दुनिया आपने में वोट करते दिया। हैं भाई। एक हिंदुस्तान का ही मामला नहीं है। हम इंग्लैंड में रहें, अमेरिका में रहें, कनाडा में रहें, न्यूजीलैंड में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, उस देश के कानून पर जो सबको साथ लेकर चलने वाला है, उस पर भरोसा करते हैं और रहते हैं। कानून पे भरोसा करके कानून बनाए जाते हैं, कानून में तबादले हो रहे हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे पार्लियामेंट में कानून बदल भी रहे हैं। कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो मुसलमानों के फलाह के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए लाया जाए या लाया गया हो। इस सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पिछले सरकार की बात कर रहा हूँ। इस सरकार से तो आपके मुताबिक कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। ऐसा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद रखेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन में इतने तबादले किए तो गए। सुने, इसको अच्छी तरह से समझें कि ये सरकार ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है इस सरकार के आने में। ये मान लिया ये जाए किसी का जाती नजरिया हो सकता है। ये ईवीएम जाती नजरिया हो सकता है। ईवीएम जाती नजरिया, ईवीएम को और जाती नजरिया नहीं तो मतलब आप साबित कर सकते हैं। सुलझे हुए जर्नलिस्ट ईवीएम को किसी का जाती नजरिया मानेंगे तब तो मैं कहूँगा ये मोदी जी का बेहतरीन नजरिया है। 100 साल तक भी वो हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन नजरिया है। देखते हैं, ये एक बेहतरीन नजरिया है। ईवीएम एक जगह जिताती है, दूसरी जगह कैसे हरवा देती है। मध्य प्रदेश हार गए ईवीएम से, राजस्थान हार गए ईवीएम से। ये सारा गिमिक है कि आपको कुछ जगह जिताना है, कुछ जगह हराना है। ऐसे तो खैर कोई मतलब ईवीएम पे आपका भरोसा है। इस तरह से तो किसी मसले का हल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मानती है कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। आप जस्टिफाई कर रहे हैं ईवीएम को। बैलेट पेपर को लेकर अपोजिशन क्यों नहीं आती मजबूती से? अगर वो राहुल गांधी बैठ जाए धरने पे कि उसके बिना इलेक्शन नहीं होने देंगे। बैठ के कितनी बार काम हो गया? नहीं, इलेक्शन नहीं होने देंगे। कहाँ बैठे? कभी इंडिया गेट पे बैठ जाए कि नहीं होगा, आज हम मोदी को जाने नहीं देंगे। और हो जाएगा ये? क्यों नहीं होगा? अगर उसके साथ 100 एमपी कांग्रेस के 50 एमपी कांग्रेस के सारी रियासतों के एमएलए आके बैठ जाएं। पावरफुल ग्रुप लेकर आइए। मैं जानता हूं कि राहुल
हिंदुस्तान भर के 100 एमएलए और 20 एमपी को लेकर धरने पे बैठे मैंने हैं। पहली मर्तबा देखा अभी हाथरस वाले पे राहुल गांधी सड़क पे उतरे, वरना राहुल जो अपोजिशन की जो सियासत इससे रही पहले है, सड़क पे नहीं उतरे। अपोजिशन बिल्कुल जब ही महाराष्ट्र किसी भी मामले में अभी तो सामने आ ही नहीं मजदूर रहा। आ रहे थे तब सड़क पे नहीं उतरे। इतने बड़े बड़े मसाइल पिछले सेशन में भी गुजरे हैं, लेकिन अपोजिशन कहाँ आई? इससे पहले जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से तो नहीं आई इस सामने। तरह से उस तरह से ये आपका एक पैमाना है, आप किस तरह से देखना चाहते हैं। ईवीएम जाहिर के है कि मामले पे भी आ जाए, राहुल बैठ जाए, गांधी उनके को आपका सामने नजर- बैठे कहीं नहीं होने देंगे राहुल इलेक्शन। गांधी को आपका कोई पैमाना पार्टी पता- नहीं लड़ेगा इलेक्शन, लड़ेगा ही राहुल नहीं गांधी को आपका पैमाना पता नहीं है, अपोजिशन आपका ना करे, नजरिया पता पर्चा नहीं ना है। दाखिल करे अगर कि वो नहीं, अकेले इलेक्शन नहीं आपके लड़ना। नजरिए से, आपके पैमाने से अपोजिशन को चलाए, जाहिर है वही करेगा जो आप कहेंगे। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। आखिर में आप मुसलमानों को कुछ मशवरा दे दीजिए कि क्या करने की ज़रूरत है। अगर हम कहें चौथी बार मैं ये मशवरा नहीं, आपके मैं सवाल एक के मशवरा जवाब में दे रहा हूं। ऐसा चाह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म सिर्फ नहीं है हल मसले का, आप सिर्फ सेकुलरिज्म की ही बात कर सिर्फ रहे हैं। मसले का हाल है। नहीं, सेकुलरिज्म ने हमेशा सिर्फ- धोखा दिया है ना। सिर्फ- नहीं, सेकुलरिज्म के साथ मुसलमानों को, अगर हम मान लेते हैं आपकी बात कि सेकुलरिज्म के जरिए सेकुलर लोगों को वोट दें, मुसलमान वोट सेकुलरिज्म दें। ने धोखा दिया और कम्युनलिज्म ने वफा की है। नहीं, कम्युनलिज्म से तो फिर हम उम्मीद ये रख ही नहीं सकते ना। सेकुलरिज्म ने कौन कौन से धोखे दिए हैं, जरा गिनवाइए तो। जितने हिंदुस्तान में मुसलमानों के, अगर हम तालीम की बात करें, हम अगर उनके health मतलब की जो बात करें, 1947 में तालीम का रेशो था वही आज है। तालीम का रेशो थोड़ा बढ़ा है, नहीं, नहीं, लेकिन हर एक जो में टेक्नोलॉजी जो- है, जो- डेवलपमेंट है, जो उसका भी वो माशी- भी तो जो जिम्मेदार है। माशी हालात 1947 में थे वही आज नहीं, है। 1947 को हम कैसे कंपेयर नहीं, अभी कर आप सकते हैं? अभी करेंगे टेक्नोलॉजी भाई, आ जब गई है, हुकूमत- अभी जब हर चीज नहीं, एक क्लिक टेक्नोलॉजी पे तो आप लाई उसके नहीं। बारे में चाहे जानकारी ले टेक्नोलॉजी लें। तो लाई नहीं, टेक्नोलॉजी तो मुसलमानों के लिए लाई नहीं। कंप्यूटर बैन कर दिया था कांग्रेस ने कि कोई मुसलमान इसको हाथ नहीं लाएगा। जब राजीव गांधी लेकर आया तो पहला ऑर्डिनेंस उसने यही जारी किया था कि मैं सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को कंप्यूटर में तालीम हासिल नहीं करना दूंगा, यही किया ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अभी जो जैसे रेशियो है दूसरी कौमों के एजुकेशन ये सिस्टम सिर्फ का, हेल्थ प्रोपेगेंडा सिस्टम है, का, उनके ये सिर्फ बीजेपी का नौकरी के प्रोपेगेंडा है। सिस्टम का। और बीजेपी के जर खरीद गुलाम जो शेरवानी पहनकर मुजरा करते हैं राजनीतिक मंचों पर, उनका प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और सेकुलरिज्म के खिलाफ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्हीं से कहिए, वो साथ बैठे हैं इंटरव्यू में, आप भी और मैं भी। नहीं, मैं बताता हूँ कि उनकी शेरवानी के नीचे क्या है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा, हुकूमत की सबसे ज्यादा आपका धोखा भी मानना- कांग्रेस ने ही दिया आपका है। मानना आपकी समझ पर ये है। मुस्लिम समाज का भी मानना आपके है सर। मुस्लिम समाज आपके साथ नहीं बैठा है, मैं मुसलमान ही हूँ। ये हर आदमी जो कहता है ना मुसलमान, ये कहता है अरे यार तू मैं भी मुसलमान हूँ, 30 मैं करोड़ मुस्लिम समाज मुसलमानों के से बीच कम में मिला भी है रहता भाई। हूँ। 30 करोड़ मुसलमानों की बात ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ। आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपके मानने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे मानने वाले कम हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे किसी आदमी की बात मेरे सामने मत कहिए कि वो मुसलमानों के बिहाफ पे बोल रहा है। किसी को मुसलमानों ने नहीं माना है। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को मुसलमान मानते हैं। चौथी बड़ी पार्टी आसाम में मौलाना की बना दी। बदरुद्दीन अजमल को मुसलमान माना, मानते हैं। माना, बनाया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और अबू आसिम को मुसलमान मानते हैं। कर्नाटक के अंदर जावर शरीफ अब नहीं रहे। इस तरह की छोटी इब्राहिम छोटी को- लीडरशिप क्यों नहीं हर जगह से आ रही? यही तो मेरा असल ये कहना है कि इसी तरह की, जैसे आप अजमल साहब की बात की आपने, अरे ये अबू लीडरशिप आसिम का आजमी कमाल की था बात कि की, नंबर आजम खां की बात की सीएम आपने, इब्राहिम ओवैसी की नंबर बात 2 की आपने। जब देवे गौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, सीएम इब्राहिम नंबर 2 का कैबिनेट मिनिस्टर था। नंबर 2 की पोजीशन थी सीएम इब्राहिम की। कैसे आप कहते हैं कि नहीं थे? मुलायम सिंह के दौर में हमेशा आजम खान की नंबर 2 की पोजीशन रही। लेकिन आज मुसलमानों कांग्रेस की भी के तो अंदर, नंबर 2 की आज रही ना। कांग्रेस के अंदर नेता की अगर नंबर 2 की पोजीशन बोलने है तो दीजिए मुझे। तो कांग्रेस में मुसलमान तो दोयम दर्जे का शहरी बन गया सर। कांग्रेस कोई दोयम दर्जे का शहरी नहीं है। बिल्कुल बना दिया है। अभी आप जो नजरिया है उसको लेके देखिए। अगर आपकी सोच में ये पेवस्त हो गया है कि ये दोयम दर्जे का है, तो फिर आप आज उनको क्या कहेंगे? सरकार के फिर ये दलित जिसके साथ रेप हुआ है, ये कौन से दर्जे में है? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें हैं। नहीं, हम यहाँ बात मुसलमानों की कर रहे हैं। जो दलित, जाट पिटा था वो कौन से दर्जे में है? हम बात दलितों की या जो जाट की जब नहीं जो कर रहे हैं। राहुल को धक्का दिया था और प्रियंका ग्रेवाल में हाथ में डाला था, वो कौन से दर्जे में है? नहीं, यहाँ बात सर, नहीं, आप मुसलमान दूसरे दर्जे में। एक बात दिमाग में पैदा, मेंटेलिटी एक बना दी गई है। ये भी धीरे धीरे जिसने ये मेंटेलिटी बनाई है, पहले उसकी गिरेवन पकड़ लो कि तू बचा, तू साले पहले दर्जे में कैसे आ गया? मुसलमान तो दूसरे दर्जे में है, तू पहले दर्जे में कैसे है, पहले ये बता। चलिए खैर, ठीक है। आपके वो इस्लाम से खारिज है, कर दो उसे इस्लाम से खारिज। इस्लाम से खारिज का तो फतवा देने वाले आप जानते हैं नहीं, कैसे कैसे लोग नहीं, बैठे हैं। इस वक्त कोई तो भी दारुल के नाम पे भी आप दे फतवे रहे जारी हैं। कर देते दोयम दर्जे का फतवा भी आपने दिया। नहीं, दोयम लेकिन दर्जे का दारुल शहरी ने कहीं नहीं ना कहीं दिया। बना दिया गया, एक ज़हनियत बना। देखिए, जहां मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि वो दूसरे नंबर का शहरी है, बाकी मुसलमानों की और हुकूमत की ये ज़रूरत है कि उसके इस एहसास को उससे अलग करे।
साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आज के हालात में मुसलमानों के अलावा भी कहीं ये एहसास पैदा हो रहा है कि हम दूसरे नंबर के शहरी हैं, तो उनके अंदर से भी ये एहसास निकालना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर से ये एहसास नहीं निकालेंगे और ये एहसास हमारे अंदर घर कर जाएगा, तो हम किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, हमें हमेशा ये लगेगा कि हम दूसरे नंबर के शहरी हैं। लिहाजा मीडिया की ये कोशिश होना चाहिए कि इस एहसास को ख़त्म करे। उसे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बराबरी का दर्जा दिया गया है, मुसलमानों को भी दलितों को भी, और जो नहीं दे रहा है उससे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर बात करें कि आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते कि हम 2 नंबर के शहरी हैं। शुक्रिया। अजीज़ बरनी साहब, इस तफसीली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इतनी पॉजिटिव रिस्पांस के साथ आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, तफसील से बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मौजूदा दौर में मुसलमानों को न सिर्फ ये कि सेकुलर लीडरशिप की ज़रूरत है, जैसा कि बरनी साहब ने बताया कि सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप ही जो है वो मुसलमानों के मसले का हल नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने अंदर से भी खौफ को दूर करें। मुसलमानों के ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान जमात हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनको भी चाहिए कि मुसलमानों के अंदर जो एहसास कमतरी है उसको दूर किया जाए। और सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप ही मुसलमानों के मसाइल का हल नहीं है, उनके मसाइल को पॉजिटिव तरीके से, उनके तमाम मसाइल, चाहे वो तालीम हो, नौकरी हो, जो भी उनके मसाइल हैं उनको दूर किया जाए, तभी जाके मुसलमानों के अंदर जो एहसास कमतरी है वो दूर हो पाएगी। हम भारत के लोग, नज़रिया देश का, हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आलमी टीवी को आप देखते रहें और हम आपके साथ लेकर हाजिर होते रहेंगे। अलग अलग मौज़ूआत पर, अलग अलग टॉपिक्स पे बातचीत, चर्चा हम लेकर हाजिर होंगे, अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ। आप देखते रहें आलमी टीवी। फ़िलहाल इजाज़त दें, नमस्कार, आदाब।